अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि आवाज़ पहले कुछ मसला बन गया था, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अब लेकिन अच्छा है कि एटलीस्ट आवाज़ आ रही है। और आप सब लोग खैरियत से हैं? रिएक्ट जेएस कैसा चल रहा है? और क्या चीज़ जो है किस सीक्वेंस में चल रही हैं? कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले वो आप कर लें ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें लास्ट क्लास में से। कितने लोगों ने आप में से अपनी रिएक्ट में असाइनमेंट को कन्वर्ट कर लिया है? जो भी हमने पहले एचटीएमएल के टेम्पलेट्स बनाए थे, उनको किसी ने अगर किया है कन्वर्ट एचटीएमएल में तो प्लीज़ कमेंट करें। सो रिएक्ट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे? जी, हम उस पे आएँगे अभी। तो पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, देन जो है दोबारा से इस पे मूव हो जाएँगे कि हमें अभी क्या आगे रीड करना है। अच्छा जी, स्क्रीन मेरे ख़्याल से शेयर हो गई है। अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर आ रही है, तो आगे जो है रिएक्ट में मल्टीपल पेजेस कैसे बनेंगे, ये हम अभी देखेंगे। अभी ये हमारा टॉपिक है, तो उसके लिए राउटिंग यूज़ होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। रिएक्ट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी अभी हमने देखना है, आज ही देख लेंगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करना है। और ये सेम एज़ इट इज़ ही है जैसे हम ऑलरेडी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं, इसमें कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। चूँकि ये भी एक एचटीएमएल फ़ाइल ही होती है, जिसके अंदर आपको सारा कोड होता है, तो हम इसको सेम एज़ इट इज़ ही डिप्लॉय करेंगे जैसे कि नॉर्मली हमने पहले की हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय। तो एक कमांड है npm run build, उससे हम बिल्ड बनाते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को।
देन हम अपने होस्टिंग के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो इसके ऊपर हम आज जो है लास्ट लेक्चर की लास्ट के ऊपर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रिएक्ट में मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर जो है हम हमारा टॉपिक है एक पूरा। आई गेस कि कल को हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि रिएक्ट के ऊपर जो है वो कैसे बनाते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, मल्टीपल पेजेस कैसे बनते हैं, उन पेजेस में फ़र्क क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के पेजेस क्या होते हैं और मल्टीपल पेजेस वाली एप्लीकेशन से क्या मतलब है, एसपी किसे बोलते हैं, वो सारी भी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएँगी इंशाल्लाह। व्हाट इज़ द एरर कैनरी प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ऑनली वाइन? ये इसका मैसेज खुद ही बता रहा है कि क्या इशू है, कि आप किसी चीज़ में से वैल्यू ढूँढना चाह रहे हैं जो कि डिफाइंड ही नहीं है। तो उस लेट्स सपोज़ कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट में से एक की को फाइंड करना चाह रहे हो, जो कि ऑब्जेक्ट ही एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो डेफ़िनेटली वो उसमें से वो की फाइंड नहीं कर सकेगा। तो ये एरर जो है यही बता रहा है मुझे कि आप जो भी डॉट लगा रहे हो वैल्यू समथिंग, अ, वो किसी नल में से निकाली नहीं जा सकती। मतलब आपने जो भी गेट एलिमेंट बाय आईडी समथिंग किया है वो नल आ रहा है, उस नल में से कोई आईडी फाइंड नहीं की जा सकती। अगर आपके पास कोई उसका कोड है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो आप जो है वो दिखा सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ क्या इशू है। हाँ, आपकी और सेकंड वाली जो पर्टिकुलर अ, डिव है, आईडी है, ये एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो एचटीएमएल में आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर किया है तो वो दिखा दें कहाँ पे किया है, और जो स्क्रिप्ट ऐड की है वो भी बता दें कहाँ पे की है। तो स्क्रिप्ट शुड बी लास्ट के बॉडी से पहले हम स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते होते हैं, ताकि ऊपर वाले एचटीएमएल के जो टैग्स हैं वो जो है पहले रीड मतलब कंपाइल हो जाएँ ब्राउज़र में, देन लास्ट पे जो है आपकी जावास्क्रिप्ट ऐड की जाए। तो आपने जावास्क्रिप्ट या तो ऊपर ऐड कर दी है, या और सेकंड वाली जो पर्टिकुलर डिव है उसके नाम में कोई मसला है, जिसकी वजह से वो फेच नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। अच्छा, उम्मीद और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, ताकि हम फिर अपना आज का जो है टॉपिक वो स्टार्ट कर सकें। जस्ट वेट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, और मैंने सोचा कि आप एक दफ़ा पूछ लें देन। हाँ, गॉट इट। आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इनपुट से, ये फॉर्म से ये वैल्यू लेने की, जो कि एक गुड वे नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे कि बेस्ट वे क्या है कि हम ये वैल्यू कैसे ले सकते हैं। तो अभी हम ये जो है मतलब रिएक्ट के अंदर हम गेट माय एलिमेंट बाय आईडी यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि रिएक्ट के अंदर जो आईडीज़ के रेफ़रेंसेस हैं वो डिफरेंट बनते हैं। अगर आपने आईडी का रेफ़रेंस बनाना है, तो हमें उसके लिए इसका रेफ़रेंस होता है यूज़ रेफ, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको आप जैसे हम पहले गेट करते रहे हैं इनपुट में से वैल्यूज़, वैसे थिंक ना करें।
आज हम देखेंगे कि इसके फार्म से वैल्यूज़ को कैसे गेट करना है, उसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। हाँ, 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपने फार्म से वैल्यू को कैसे रीड करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वहाँ पे कैसे देनी है और छोटी-छोटी जावास्क्रिप्ट की और चीज़ें हैं। वो हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे सारा। आई थिंक CRUD के ऊपर हम काम करना शुरू कर रहे थे। इसी के ऊपर हम दोबारा से शुरू करते हैं आज, npm इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वो एप्लीकेशन थी जो लास्ट में हमने बनाना शुरू की थी? अच्छा जी, आप लोगों को स्क्रीन मेरी ठीक नज़र आ रही है? फिर मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है ताकि मुझे बता दें एक दफ़ा फिर हम स्टार्ट कर सकें।
सॉरी आई गेस मेरा जो है नेटवर्क आज थोड़ा स्लो है। हाँ, जिसकी वज़ह से थोड़ा इश्यू आ रहा है। लेट्स सी चलो अभी हम अपना जो है कोड स्टार्ट कर रहे थे और उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ ऐप को कन्वर्ट मैं जस्ट रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या किया लास्ट टाइम हमने रिएक्ट एप्लीकेशंस को बनाना सीखा कि उसको कैसे बनाते हैं। देन बनाने के बाद फिर उसके अंदर नेक्स्ट क्या चीज़ें आती हैं कि हम कंपोनेंट्स किनको बोलते हैं, छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं, उन कंपोनेंट्स को रीयूज़ कैसे करते हैं, एक कंपोनेंट को अंदर कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। आई थिंक कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है बीच में से, स्क्रीन शेयर का। गॉट इट। सो हमने छोटे-छोटे कंपोनेंट को बनाना सीखा था, देन उन कंपोनेंट्स के अंदर कैसे जो है वो मेन ऐप के अंदर लगते हैं, उन कंपोनेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। वो कैसे हम अपना एचटीएमएल का जो पेजेज़ हैं, उनको कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन कैसे उसको यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं अपनी मेन ऐप.js फ़ाइल के अंदर। किन चीज़ों की हमें फ़ोकस करना था कि सीएसएस फ़ाइल सही से इम्पोर्ट होनी चाहिए। उसके लिए हम फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते। देन इमेजेस इम्पोर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा उसका। और एवरी टैग शुड बी सेल्फ क्लोज। रिएक्ट में कोई भी टैग बगैर क्लोज किए नहीं चलता। उसके अलावा सीएसएस के जो कीवर्ड हैं वो भी प्रॉपर जो हैं होने चाहिए यहाँ पे। सही? देन तो ये तो हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन को बना के काम करना सीखा था कि उसमें क्या-क्या चीज़ें और कैसे कहाँ-कहाँ पे पड़ी होंगी। अच्छा जी, अभी हम अपनी आज की कार्रवाई को शुरू करेंगे, उसके लिए हम एक अलहदा से कंपोनेंट बना लेते हैं। अ, एक काउंटर का हम ऐप बनाते हैं यहाँ पे, काउंटर का कंपोनेंट बना लेते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हम अपनी काउंटर वाली एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट आज के लिए सीखेंगे, उसके ऊपर हम उसको लिस्ट कर लेते हैं। अ, counter.js मैंने एक फ़ाइल बना ली है इसके अंदर। देन हम यहाँ पे
तो जी, हमने लास्ट टाइम सीखा था कि रिएक्ट का कंपोनेंट हमने कैसे बनाना है। वो हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है अ, वो है कि हम अपने कंपोनेंट के अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हम कैसे हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है वो कर सकते हैं। मैं उसके लिए फिर नेस्टेड कंपोनेंट करके मैंने एक अलहदा से फ़ोल्डर बना लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो ऑलरेडी किया हुआ कोड है वो कहीं जाए ना, आपको इस पर्टिकुलर रेपो में से सारे कोड्स मिल जाएँ। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी कि कैसे अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड करके बना लिया, या एक बेटर तरीका ये हो सकता है हम क्लास वाइज़ जो है ना वो फ़ोल्डर बना लें, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सही रहेगा। कि हम क्लास वाइज़ बना लें। लास्ट क्लास जो है वो हम क्लास 1 कर लेते हैं लास्ट क्लास को, और उसमें हमने जो चीज़ें उसमें रीड की थी, वो उसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो इन नेस्टेड कंपोनेंट को अभी हम बाहर रखेंगे। अच्छा जी, ये फर्स्ट क्लास थी, उसके कंपोनेंट मैंने इधर मूव कर दिए ताकि आप लोगों के लिए रेफरेंस रहे। आज हम अपनी क्लास नंबर 2 से शुरू कर लेते हैं, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर बनाते हैं, ताकि रेफरेंस जो है वो आपके पास रहे। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमने इसके वाले जो कंपोनेंट हम बनाने लगे हैं यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज़ पेरेंट डॉट जेएस, चाइल्ड डॉट जेएस, सेकंड चाइल्ड डॉट जेएस, थर्ड चाइल्ड। अच्छा, इस तरह करके हमने कुछ कंपोनेंट यहाँ पे बना लिए हैं क्लास 2 के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, और हम जो पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर डिफरेंट चाइल्ड्स कंपोनेंट हमने बना लिए हैं। सही है? अच्छा जी, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम डिफरेंट चाइल्ड कंपोनेंट बना चुके हैं। अब हमने करना ये है कि इनके अंदर फंक्शंस बना लेते हैं, इन कंपोनेंट के, और प्रॉपर नाम रख लेते हैं, पेरेंट, और इसके अंदर रिटर्न लगाते हैं। और अच्छा जी, अ, उसके बाद सेकंड चाइल्ड के अंदर भी हम फंक्शन बना लेते हैं। चाइल्ड
अपना फर्स्ट चाइल्ड रख लेते हैं ताकि आपको सही से पता लगे। देन हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जो अपना पेरेंट कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इधर इंपोर्ट मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी क्लास के कौन से इंपोर्ट्स हैं। चाह रहा था कि हर क्लास का कोड जो है वो लेदर रेपोज में ना रखना पड़े, एक में इंटरेस्ट कर लेंगे हम। देन इसमें हम इंपोर्ट करेंगे पेरेंट, देन कहाँ से करेंगे, क्लास 2 में के अंदर से कंपोनेंट्स के अंदर है पेरेंट, उसको इंपोर्ट कर लिया और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। हम पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। अब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम बाकी सारे चाइल्ड का कॉल करेंगे सीक्वेंस के अंदर, सही है। तो जस्ट शो करने के लिए कि एक कंपोनेंट के अंदर कोई उसका छोटा कंपोनेंट हो सकता है और उस छोटे चाइल्ड का उससे मजीद छोटा कोई सब चाइल्ड कंपोनेंट हो सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से चाइल्ड डॉट जेएस में जाऊँगा और यहाँ पे एक अच्छा जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो चाइल्ड कंपोनेंट था हमारा, अच्छा जी, अब मैंने एक और सेकंड चाइल्ड उसमें कॉल कर दिया, डजंट कंटेन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, इसमें हमें एक्सपोर्ट नहीं लगाया तो हमें एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट चाइल्ड, अच्छा जी, फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट आ रहा है, सही है। तो अब लेट्स सपोज कि मुझे इस फर्स्ट चाइल्ड के अंदर मजीद कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करके रन करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। कहाँ से मुझे करना है इंपोर्ट, सेकंड चाइल्ड, तो उसको मैंने सेकंड चाइल्ड करके इंपोर्ट करना है और यहाँ पे div बना के कॉल कर देना है। तो जी, सेकंड चाइल्ड भी मुझे कॉल कर दिया मैंने, डेफिनेटली मुझे ये वहाँ पे सेकंड चाइल्ड आगे बनाना है। तो बनाने के लिए हम फिर से एक फंक्शन बनाते हैं और सेकंड चाइल्ड, और यहाँ से हम एक div रिटर्न कर देते हैं, सेकंड चाइल्ड, अरे, और अब हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, सेकंड चाइल्ड भी मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मुझे लास्ट वन जो हमारा थर्ड चाइल्ड है उसको करना है तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, थर्ड चाइल्ड,
और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा और यहाँ से कोई div हम लगा देते हैं। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को भी। तो जी आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, दूसरे के अंदर तीसरा एंड सो ऑन हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना के कंपोनेंट को नेस्टिंग के अंदर ले जा सकते हैं। मतलब जितना मर्जी आप नेस्टिंग में कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स कॉल करते जाएं, वो इजीली हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कोई भी इश्यू फेस करने को नहीं मिलेगा। जैसा आपको मैं शो कर रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हम डिप बना सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड चाइल्ड हो गया एंड इट शुड बी वर्क हियर। ये सारे कंपोनेंट एक नेस्टिंग में आगे हमारे ऊपर नीचे जो हैं वो काम कर रहे हैं बिल्कुल जैसे हमने प्लान किया था वैसे कोड चल रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ से सीक्वेंस अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले फाइल जो रिएक्ट में चलती है और कैसे हम वहां तक पहुंचे। सबसे पहले जो फाइल रिएक्ट में चलेगी वो है index.js फाइल। index.js फाइल के अंदर क्या है कि हम अपनी ऐप को कॉल कर रहे हैं एज अ रूट, और उसके अंदर जो रूट की आईडी है इंडेक्स डॉट पी जो पब्लिक का फोल्डर है उसके अंदर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसके अंदर एक रूट की आईडी है, उसके अगेंस्ट हमारा सारा कोड जाके सेव होगा। सही है, यहाँ से हमारा रेक्ट का कोड चलना स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट कॉल किया है ऐप का। सही, अब ये जो ऐप का कंपोनेंट है इसमें अगर हम देखें बाकी तो सब कुछ कमेंट है। ये नॉर्मली एक कंपोनेंट है जो कि हम पहले बनाना सीख लिया। वैसे ये कंपोनेंट एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और उस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट कंपोनेंट कॉल किया है। सही है? अगर हम देखें तो ऐप जेएस इस पेरेंट कंपोनेंट के भी पेरेंट है, ऐसे ही होगा ना। सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में जो चीज चल रही है वो पेरेंट ऐप कंपोनेंट का चल रहा है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हम एक पेरेंट कंपोनेंट चला रहे हैं। उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जब हम जाएंगे, पेरेंट कंपोनेंट चल गया और उसके रिटर्न में हम एक और कंपोनेंट चला रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट, जो कि चाइल्ड डॉट जेएस से आ रहा है। अगर जब हम इसके अंदर जाएं तो ये सेकंड चाइल्ड, इसके अंदर हमने कॉल किया है एक और कंपोनेंट। जब हम उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हमने एक और कंपोनेंट कॉल किया। तो इसका मतलब ये है, इस फ्लो को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि एक रिएक्ट के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने की, कॉल करने की ऑप्शन मौजूद होती है। आप जितने चाहें नेस्टिंग के अंदर कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उनको एक दूसरे के अंदर कॉल कर सकते हैं। सही है, जैसा भी आप जो भी फ्लो आप बनाना चाहते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएँगे जो अब नेस्टिंग हमने बनाया फ्लो, ये नेस्टिंग फ्लो आपको अंडरस्टैंडेबल है? ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि एक कंपोनेंट के अंदर नेस्टिंग भी कंपोनेंट कॉल सकते हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक कंपोनेंट के साथ सिबलिंग में एक कंपोनेंट कॉल कर रहे थे। अब हम सिबलिंग में कंपोनेंट नहीं कॉल कर रहे, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो प्लीज़ बताएँ मुझे ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। ऑल गुड, सब लोगों को सही समझ आ गया है। देन अब हमारा अगला टारगेट क्या है? अब हमने आगे वाले टारगेट के ऊपर जाना है कि हमारा अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ये है कि लेट्स सपोज कि आपका एक कंपोनेंट जो है वो है। हाँ,
आपका एक जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये वाला, इसके अंदर सब चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहे हैं, सही? अब लेट्स सपोज कि आपको एक ऐसा सिनेरियो बनाना है कि जिसके अंदर एक कंपोनेंट को आपने कुछ डाटा पास करना है। लेट्स सपोज अब मेरे पास एक कंपोनेंट है, सबसे लास्ट वाला हम देख लेते हैं, थर्ड चाइल्ड। सही है, इसमें एक पर्टिकुलर जो है वो हम बटन लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बात अंडरस्टैंड हो। सबमिट का, ठीक हो गया। अब इस सबमिट का बटन हमने एक यहाँ पे लगा लिया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर पेरेंट हमें इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है ये सेकंड चाइल्ड वाला, वो उसके अंदर ये पेरेंट हमने बटन बना के कॉल किया है, जो कि इस पर्टिकुलर सेकंड चाइल्ड के पेरेंट के अंदर कॉल कर रहा है, सही है? अच्छा जी, अगर मैं एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाहता हूँ कि जिसमें क्या हो कि जो बटन के ऊपर चीज़ लिखी है, मतलब जो यहाँ पे अगर हम आएँ, थर्ड के अंदर यहाँ पे हमने एक सबमिट का टेक्स्ट लिखा है। अब अगर मैं एक आपको ऐप दिखाऊँ, नॉर्मली कोई भी ऐप हम खोल लेते हैं, W3 स्कूल ही खोल लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम ये देखें तो आपके ख़्याल में ये दोनों पर्टिकुलर बटन में क्या फ़र्क है? अगर हम देखें तो ये एक्चुअली सिर्फ़ एक डिफ़रेंस है इन दोनों पर्टिकुलर बटन में, लर्न एचटीएमएल और एचटीएमएल प्रेफ़रेंसेस। अगर मुझे ये दोनों बटन बनाने हैं तो मुझे एक्चुअली क्या करना है कि एक का नाम रखना है मुझे लर्न एचटीएमएल, और एक अगर मुझे एक और इस तरह का कंपोनेंट बनाना है, एक और बटन बनाना है, तो उसका भी मुझे नाम कुछ रखना पड़ेगा यहाँ पे। उसका नाम क्या होगा? एचटीएमएल प्रेफ़रेंसेस, एचटीएमएल टैग्स रख लेते हैं, ठीक है? एचटीएमएल टैग्स, अब ये 2 बटन मुझे अगर बनाने के लिए मुझे 2 दफ़ा ये पर्टिकुलर कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ा है। अगर हम रिएक्ट के अंदर अंडरस्टैंड करें तो रिएक्ट के अंदर अगर हमें एक सेम डिज़ाइन, यानी कि आप देखें तो इसमें सिर्फ़ टेक्स्ट का चेंज है, बाकी ऑलवेज़ हर चीज़ सेम है यहाँ पे दोनों बटन्स में। तो डेफ़िनेटली हमें इस तरह का कोई लॉजिक बनानी चाहिए कि हम इस बटन को एक छोटा कंपोनेंट बनाएँ, देन उस बटन कंपोनेंट को 2 दफ़ा रीयूज़ करें, ताकि उसका जो स्टाइल है वो एक जगह पे लगाना पड़े हमें, 2 जगह पे लगाना ना पड़े। उससे हमारे जो कोड की सिम्प्लिसिटी और वो जो एक्शन है वो थोड़ा अच्छा हो सके। तो जी वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें कंपोनेंट के अंदर एक फ़ाइल बनानी चाहिए button.js, छोटा-सा कंपोनेंट बनाना चाहिए, और इस थर्ड चाइल्ड में जिसमें मैंने ये लगाया है, इसको मैं उठा लेता हूँ, इसमें ले जाता हूँ और इसका नाम बटन रख देते हैं। ठीक है, ये कस्टम बटन है जो हम बनाने लगे हैं अब, और इस बटन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। गॉट इट? अब ठीक हो गया। अब मैंने इस बटन को 2 दफ़ा कॉल करना था यहाँ पे, तो मैं लास्ट चाइल्ड के अंदर बटन को इम्पोर्ट करूँगा। ओके, जी लास्ट चाइल्ड में मैं बटन को इम्पोर्ट करूँगा, और यहाँ पे इस बटन की जगह पे मैं इसको कॉल कर दूँगा। ठीक है? तो इसका मुझे फ़ायदा क्या है? इसका मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे अगर 2 दफ़ा भी काम करना है, कॉपी कर लेते हैं। जी, मुझे 2 दफ़ा भी अगर इस बटन को चलाने हैं तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करना है। अगर मैं 2 दफ़ा करूँगा तो डेफ़िनेटली ये लर्न एचटीएमएल 2 दफ़ा शो हो जाएगा। 4 दफ़ा करूँगा तो 4 दफ़ा शो हो जाएगा। यही तो हमने चीज़ सीखी है कि रिएक्ट के कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम कॉल करोगे, वो मल्टीपल टाइम चलता जाएगा, सही है? लेकिन अगर एक चीज़ आप देखें इसके अंदर, यही बटन मुझे जो है वो पेरेंट में भी लगाना है, यहाँ पे। सही है? जो कि चाइल्ड के अंदर मुझे पहले लगाया था। मैं इस पेरेंट के अंदर भी ये बटन कॉल करना चाहता हूँ।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बटन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। अच्छा जी। अ, अ, सारा कुछ सेव कर लिया हमने। अच्छा जी, हर चीज़ सेव हो गई, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस पर्टिकुलर बटन को देखें, तो यहाँ पे बटन की बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जिसकी मदद से हम पेरेंट कंपोनेंट से कुछ डाटा चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर सकें। ताकि हम जहाँ पे वो चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करें, उस हिसाब से उसको डाटा पास करें और वो हमारा पर्टिकुलर चीज़ शो करे। मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ आपको अभी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट्स सपोज़ कि हम थर्ड चाइल्ड में आते हैं और इधर हम एक पन कंपोनेंट कॉल करते हैं और इसको हम टाइटल जो है बटन का, वो हम पास करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था कोई टैग होता है उसके ऊपर हम एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं और वो एट्रीब्यूट जो हैं उसके अंदर मोर फंक्शनैलिटी पावर ऐड करते हैं। तो हमने भी अपने कस्टम जो टैग बनाया है उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट लगाना चाह रहे हैं। इस एट्रीब्यूट को रिएक्ट की दुनिया में प्रॉप्स बोला जाता है। सही है? तो इधर से हम पास करना चाह रहे हैं लर्न एचटीएमएल। ओके, एंड देन हम इस पर्टिकुलर चीज़ को जो सेकंड चाइल्ड था आई गेस वहाँ पे इसको हमने कॉल किया था, पेरेंट में कॉल किया था। उसके अंदर भी हम यहाँ पे टाइटल पास करेंगे इसको, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइटल हम यहाँ से पास करेंगे और इसको हम एचटीएमएल टैग्स बोलेंगे। ठीक है? अच्छा जी, एचटीएमएल टैग बोल दिया हमने। अब हमने बटन डॉट जेएस में आना है और इस पर्टिकुलर प्रॉप को फेच करना है जो भी यूज़र हमें दे रहा है। सही है? अब मैं अगर लॉग लगाऊँ यहाँ पे, आप लोग देख सको कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है उसके प्रोब कुछ नहीं है, ये हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है। सही है? हमें पता है कि पैरामीटर में हमें वो वैल्यूज़ मिलती हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते हुए पास करते हैं। और ये चूँकि हमारा एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, एक कंपोनेंट है रिएक्ट का, तो इसको कॉल करने के लिए हमें इस तरह पर्टिकुलर डाटा पास करना पड़ता है और ये जो पर्टिकुलर डाटा है हमें इसकी प्रोब में मिलेगा। अगर हम इसकी इंस्पेक्ट करें प्रॉप को, तो आप देखें इसकी प्रॉप में एक प्रॉप आ रही है एचटीएमएल टैग्स करके। सही है? और एक और प्रॉप आ रही है लर्न एचटीएमएल करके, क्योंकि इसको हमने डिफरेंट जगह पे पास किया है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉप को इस पर्टिकुलर प्रॉप को हमें क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। और रिएक्ट के अंदर जब भी हमने किसी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो हमें 2 कर्ली ब्रेसेस का लगाना है। ऐसे 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा है प्रॉप्स का, उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है टाइटल का, तो वो हम इसके अंदर पास करने लगे। जी, इसकी खूबसूरती देखें आप, बटन एक पे लर्न एचटीएमएल लिखा हुआ है, एक में एचटीएमएल टैग्स लिखा हुआ रहा है। अगर हम देखें तो इस बटन पे हमें कोई भी टेक्स्ट पास नहीं किया। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हुआ क्या है। अगर हम थर्ड चाइल्ड में आते हैं, तो हमने एक बटन का टैग बनाया है, उस बटन के टैग को हमने यहाँ पे कॉल किया है। एक पेरेंट कंपोनेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कोई भी डाटा पास कर सकता है और उस कंसेप्ट को हम प्रॉप्स बोलते हैं। उसको प्रॉप को हम बोलते हैं डाटा शेयरिंग फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। उनको हम प्रॉप्स बोलेंगे। प्रॉप क्या होती है कि कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को कोई चीज़ देता है, उसको हम प्रॉप्स बोलेंगे। सही है? अच्छा जी, वो दे कैसे सकता है उसका सिंटैक्स है जैसे हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगले कंपोनेंट ने लेना कैसे है, जिस कंपोनेंट को पास हुआ है यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट ने ये डाटा कैसे कैच करना है, उसके लिए हमें एक पैरामीटर डिफाइन करना है प्रोप्स। उस प्रोप पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर हमें जो भी प्रोप पास करोगे वो प्रोप यहाँ पे मिलेगी, उस प्रोप को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जावास्क्रिप्ट के एक रिएक्ट की उसके अंदर
एक एचटीएमएल के टैग के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है? अगर हम देखेंगे ये दोनों टैग्स कैसे काम कर रहे हैं, चूँकि अब कंपोनेंट के पास कोई भी प्रोप नहीं है, मतलब कंपोनेंट के पास कोई भी डाटा नहीं है शो करने के लिए इस छोटे स बटन कंपोनेंट के ऊपर, ये डाटा कहाँ से लेता है, इसको लेने के लिए ये पर्टिकुलर अ, इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है वहाँ से डाटा पास कर रहा है। लेट्स सपोज़ कि हम पेरेंट कंपोनेंट से डाटा पास नहीं करते हैं। ये कंपोनेंट से हम डाटा पास नहीं करते तो क्या होता है? हम डाटा पास नहीं करेंगे चूँकि उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर वो टेक्स्ट नहीं मिलेगा। जब वो टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो वो हमारे लिए नल शो करेगा जो कि कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हमने एक कांसेप्ट सीखा है जिसको हम प्रोब्स बोलते हैं। प्रोब्स का मतलब ये है if we want to share any data from parent component to child component, we need to use concept named props. ओके? प्रोब पास कैसे करते हैं उसका हमने इसमें तक देख लिया है। अब ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन पास करें हम यहाँ से। हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि दोनों की बेस पे जो कलर है, बैकग्राउंड कलर बटन का वो डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ पे एक कलर की प्रोब पास कर सकता हूँ और इसमें मैं इसको रेड भेज देता हूँ और जहाँ पे मुझे इसको मैंने थर्ड में कॉल किया है, वहाँ पे कलर की प्रोब को मैं व्हाइट का ग्रीन कर सकता हूँ। सही है? और अब मैं यहाँ से इसको बटन के अंदर यूज़ कर लूँगा। अच्छा जी, अब मुझे प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम भी आ रही है कलर की। मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? आपको पता है कि स्टाइल लगाना पड़ता है हमें और उसके अंदर प्रॉप स्टार कलर और उससे पहले हमें कलर डिफाइन करना पड़ेगा। गॉट इट? इसमें देखें ये ग्रीन का नज़र आ रहा है, ये रेड का नज़र आ रहा है। अज़ान हो रही है उसके बाद शुरू करते हैं।
सो आई गेस कि सब लोगों के पास अजान होगी, हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, अभी हमने जो चीज़ देखनी है, अच्छा आप लोग मुझे एक दफ़ा बता दें कि प्रॉप किन लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जी, सिर्फ प्रॉप हम ऑलवेज पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है कि प्रॉप हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड पास होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। जब भी किसी पेरेंट कंपोनेंट ने किसी चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा पास करना है, तो उसके लिए हम प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। सही है? वो करेंगे कैसे कि जहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया है, उसके ऊपर की पेयर वैल्यू की सूरत में, जैसा कि नॉर्मली हम अपना करते हैं, नॉर्मल जो भी हम अपना सीक्वेंस बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं नॉर्मल एचटीएमएल टैग के ऊपर, ये उसी तरह एट्रीब्यूट की तरह ही बनेगा, जैसे कि नॉर्मल एचटीएमएल में एट्रीब्यूट बनते हैं, उसी तरह बनेगा। इसकी कोई की होगी, देन इसकी कोई वैल्यू होगी दरमियान में। एट्रीब्यूट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वही सिंटैक्स है जो कि एट्रीब्यूट का एक सिंटैक्स होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली है, इसको हम कोई एक ऐसा प्रॉप पास कर सकते हैं जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी हम इस पर्टिकुलर चीज़ को पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ओनली स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे जाए। यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, उसकी कोई आईडी हो सकती है, कोई अरे पास कर सकते हैं। जितनी भी डाटा टाइप्स हमने रीड की हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे हम उसको पास कर सकते हैं अपने एज़ अ प्रॉप। ठीक हो गया? मतलब ऐसे मल्टीपल प्रॉप पास कर सकते हैं। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। कोई वेरिएबल बना के ऊपर, लेट्स सपोज फॉर सम वैल्यू, और उसमें कोई मतलब आप डाटा रख दें, जो जो भी आप पास करना चाहते हैं, देन वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर आपने डायनामिक बनाना है, तो हमने देखा है कि हमें 2 कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे 2 पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर कोई वेरिएबल आपने पास करना है, वो वेरिएबल यहाँ पे पास हो जाएगा। सही हो गया? तो ये पर्टिकुलर चेंज हमारा आएगा जब हम लगाएँगे अपना पेरेंट से चाइल्ड में कोई डाटा पास करने की कोशिश करेंगे। सही है? इस सारे कंसेप्ट को हम प्रोब्स बोलते हैं कि जब भी हमने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई डाटा पास करना है, उसको हम प्रोब बोलेंगे। मेक सेंस? जैसे अभी हमने एक और कंसेप्ट सीखना है, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन बनाएँगे काउंटर की। मुझे लगता है कि इस तरह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। हमें क्या करना चाहिए, एक रेपो बनानी चाहिए, जस्ट लर्न रिएक्ट जेएस, और इस तरह करके हमें एक रेपो बनानी चाहिए। इसके अंदर मुझे क्लासेस वाइज़ जो हैं वो फ़ोल्डर बनाने चाहिए। इसको रीनेम कर सकते हैं हम क्लास 01, ताकि हमें बात अंडरस्टैंड हो जाए ना कि क्या करना है हमें। बाद में आप लोगों के काम आएगा। यहाँ पे npx create react ऐप, क्विकली एक नई ऐप बना लेते हैं क्लास 2, ताकि हमें वो उसके अंदर चेंजेस हम कर सकें। हर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर हम बनाते जाएंगे, क्लास 3, क्लास 4, ताकि आपको अलग-अलग से कोड मिलता जाए। जी, इतना ये हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर इसको मज़ीद यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रोब का क्या मीनिंग होता है।
जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ प्रॉप का वो पूछ लें, ताकि हम फिर अपना एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज सीखने जा रहे हैं, वो सीखेंगे। कभी भी हमें पेरेंट से चाइल्ड को डाटा पास करना है, तो वो थ्रू प्रॉप कर सकते हैं, और जब हम फेच करेंगे वो डाटा, तो वो हम एज़ अ प्रॉप का कोई हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर पैरामीटर, एंड उसको अंदर हमें वो सारी प्रॉप्स मिलेंगी। लेट्स सपोज़ आपने कलर पास किया, आपने टाइटल पास किया। अगर लेट्स सपोज़ ये ऑब्जेक्ट होता तो हम डॉट करके इसके अंदर जाते, और कुछ भी हम डाटा उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है रिएक्ट जेएस की। अ, हम देख लें कि हमारा प्रोजेक्ट क्विकली क्रिएट हो गया, तो हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, और इसके अंदर हम जाएँगे क्लास 02, और इसको कोड में भी ओपन कर लेते हैं और इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम सारा कोड जो है, जो भी डिफ़ॉल्ट में उन्होंने किया हुआ है, वो ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जी, अगर मुझे यहाँ से एक सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिस होती है, हमें एक छोटे कंपोनेंट्स बनाने चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसा सीन बनाते हैं, कंपोनेंट का फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर छोटे-छोटे कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे हमें बटन्स का कंपोनेंट बनाना था, बटन का कंपोनेंट हम बनाएँगे। अ फिर हमें एक काउंटर का कंपोनेंट बनाना है, तो काउंटर का कंपोनेंट बनाएँगे। बटन का कंपोनेंट इसलिए बनाएँगे क्योंकि हम प्रॉप्स का कांसेप्ट सीख रहे हैं। हम बटन को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर से बटन, और यहाँ पे क्विकली हम एक बटन का कंपोनेंट बनाने लगे हैं। इसका नाम बटन रख देते हैं। और यहाँ पे बटन डिफाइन कर देंगे। लर्न रिएक्ट जेएस के नाम से हमने बटन बना दिया। यहाँ पे हम इस बटन को कॉल करने वाले हैं। तो जी, हमारे पास लर्न रिएक्ट जेएस आ रहा है। हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी डाटा पास करना है इसको, अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं, डाटा किस-किस तरह का हो सकता है। लेट्स सपोज़ कि हम डिफाइन करना चाहते हैं डाटा, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पे। उसमें नेम हो सकता है, कलर हो सकता है रेड, उसका टाइटल हो सकता है लर्न रिएक्ट जेएस, उसकी जो है विड्थ हो सकती है 50 पिक्सल। इस तरह करके हमने डिफरेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप। अब जो भी नाम आप एट्रीब्यूट का डिफाइन करोगे, उस पर्टिकुलर नाम से आप डिफाइन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का नाम सेम हो। मतलब इसका हम सैंपल डाटा कर सकते हैं, सैंपल डाटा, और इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। सही है। अब हम कंसोल लगाने वाले हैं बटन डॉट जेएस में, ताकि हम देख सकें कि हमें प्रॉप्स आ रही हैं। प्रॉप्स हमें लेने के लिए प्रॉप्स का हमारे पास पैरामीटर है। हम प्रॉप्स को लॉक कराएंगे यहाँ पे। जी, प्रॉप्स के अंदर एक डाटा की प्रॉप है, उसके अंदर हमारे पास कलर है, हमारे पास
टाइटल है, विड्थ है, ये सारा आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है एक प्रॉप के अंदर सारा डाटा भेज दें या मल्टीपल प्रॉप बना लें, लाइक स्टाइल की अलहदा, कलर की अलहदा से प्रॉप बनाएँ, टाइटल की अलहदा से प्रॉप बनाएँ, सही है? अब ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इस तरह से कर लें या कि नॉर्मली जो जैसे आप पहले हमने पहले ट्राई किया था, वैसा कर लें, एक ही बात है। लेट्स सपोज़ आपने डाटा इसको भेजना है, 2 ऑप्शन हैं, या तो आप एक ऑब्जेक्ट बना के भेज दें, कोई अरे बना के भेज लें, मतलब ऐसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हम सैंपल डाटा 1, यहाँ पे हम कोई अरे बना सकते हैं इसकी, कुछ भी वैल्यूज़ देने के लिए इसे। ओके, ये हमने एक अरे बना ली, हम इसको अरे भी पास कर सकते हैं, हम इसको कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, हम इसको कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे पास कर दिया और इसका नाम 1 रख दिया। अरे! और अगर हमें एक और बनाना है किसी और सीक्वेंस का डाटा, वो भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या पास करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज़ कि मुझे यहाँ पे कांस्टेंट डाटा, सैंपल डाटा 2 पास करना है, सैंपल स्ट्रिंग, सही है? ये भी पास कर सकता हूँ मैं इसको। गॉट इट? हाँ, कोई स्ट्रिंग पास हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो आप। लेट्स गो सैंपल डाटा 3, यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख दो 10 और इसको जो है यहाँ पे हम रिप्लेस कर दिया। तो अब हमने क्या किया कि इसी बटन को मल्टीपल टाइप का डाटा जो है वो पास करने की कोशिश की है। चूँकि ये मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है, तो हम मल्टीपल टाइम इसको मल्टीपल डिफरेंट डाटा पास कर रहे हैं ताकि हम ट्राई कर सकें कि किस-किस तरह का डाटा हमारे पास आ रहा है। तो कहीं स्ट्रिंग आ रही है सैंपल, कहीं जो है वो इंटीजर आ रहा है, कहीं जो है अरे आ रही है डाटा 1 के अंदर, कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का डाटा पास कर सकते हो। हम कोई भी डाटा है आप अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में पास करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। सही है? आई गेस कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि लेट्स सपोज़ कि हमने ये बटन जो है वो यहाँ पे कॉल नहीं करना, हमने ये बटन जो है वो कॉल करना है काउंटर वेरिएबल में, गॉट इट? तो हम एक काम करते हैं, ये सारा डाटा उठा के इस काउंटर के अंदर ले जाते हैं और इसका नाम काउंटर रख देते हैं और इसको काउंटर को एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, काउंटर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट काउंटर के अंदर है, सही है? अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सैंपल डाटा है, वो हम यहाँ से इसे पास ना करें, ये सैंपल डाटा इस काउंटर के पेरेंट से पास करें और इस काउंटर पेरेंट में इस पर्टिकुलर बटन को कॉल किया जाए। तो हम यहाँ से इस बटन को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे सैंपल काउंटर है जो उसको लिखते हैं। काउंटर लिख दिया हमने और यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दिया, ओके? एंड देन ये जो सैंपल डाटा है वो हमने इसको पास किया यहाँ पे, ये सैंपल डाटा 2 है वो भी इसको पास कर दिया यहाँ से, ये सैंपल डाटा 3 है वो भी पास कर दिया। इस कंसेप्ट में हम ये सीख रहे हैं कि कैसे एक पेरेंट कंपोनेंट किसी चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा पास कर सकता है एंड देन वो चाइल्ड कंपोनेंट किसी थर्ड पेरेंट को आगे पास डाटा कर सकता है। सैंपल डाटा 3, सैंपल डाटा 1 और ये रह गया, इसको भी हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके? अब हम इस पर्टिकुलर सैंपल कंपोनेंट को काउंटर के अंदर रिसीव करेंगे
क्योंकि हमने इसको प्रॉप पास किए हैं तो इसके प्रॉप के ऑब्जेक्ट में हमें वो डाटा मिलेगा। ये पर्टिकुलर सैंपल डाटा डिपेंड कहाँ से हमें मिलेगा, प्रॉप से, क्योंकि हम प्रॉप से इसको पास कर रहे हैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को। अच्छा जी, वो हमने अब सीक्वेंस क्या बनाया है कि वो पर्टिकुलर जो चाइल्ड पे हमें प्रॉप्स आ रही थी पेरेंट से, वो हमने उसके भी चाइल्ड को पास कर दी है। कैन नॉट रिजॉल्व बटन, इट शुड बी हियर। जी, अब वो सारा डाटा आपको मिल रहा है बटन के अंदर, और वो बटन में कैसे हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पेरेंट से उसे पास किया है। तो अभी सीक्वेंस हमने क्या फॉलो किया है, हमने पास डाटा फ्रॉम app.js to counter.js as prop, okay, and then forward those props as props from counter.js to button.js। तो ये फ्लो हमने बनाया है कि एक जो प्रॉप है वो पेरेंट कंपोनेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट के वो पास हो सकती है, और वही चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉप आगे सब चाइल्ड को पास हो सकती है। तो मतलब इसी जितने जितना चाहें आप इसे नेस्टिंग में मूव कर सकते हैं। सही है। इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन? डेफिनेटली जब ये डाटा हमारे पास आएगा यहाँ पे एक बटन में, तो उसको हम यूज़ करेंगे, माइट बी ये टाइटल चेंज करेंगे, माइट बी कलर चेंज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या पेरेंट से पास कर रहे हो। जो चीज़ आप पेरेंट से पास करोगे उसको आप अपने चाइल्ड में इस्तेमाल कर सकते हो, कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट चेंज करने के लिए, सो व्हाट आप जो भी वहाँ पे वैल्यूज चेंज करना चाह रहे हो। तो प्रॉप का कंसेप्ट क्या है, कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यू पास करते हैं, क्या हम पेरेंट के अंदर किसी चाइल्ड को कॉल कर सकते हैं और चाइल्ड के अंदर किसी मजीद चाइल्ड को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे फ्लोज आपको क्लियर हैं या नहीं? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन करें। देन बिकॉज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये माइंड में क्लियर ना हुई तो आप कोड नहीं कर सकते। तो आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि प्रॉप क्यों कहते हैं, प्रॉप का मकसद क्या है, यूज़ कैसे होता है, क्या मल्टीपल प्रॉप भी इस्तेमाल होते हैं, किस तरह का डाटा प्रॉप में पास किया जा सकता है, वो प्रॉप में जो डाटा जाता है वो आगे कहाँ पे मूव होता है, एंड सो व्हाट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग वी नीड टू कंसीडर। सही है। अभी आप क्विकली जो है मुझे कमेंट कर दें कि ये आप थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये बिल्कुल। अभी तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें क्या चीज़ सीखने वाली है कि हम पेरेंट से जो है वो चाइल्ड को डाटा सिर्फ पास कर रहे हैं। मैंने बात आपको बताया था, सबसे पहले index.js होती है, उसमें app.js कॉल हो रही है, उसके अंदर हमने एक counter.js का नाम से वेरिएबल कंपोनेंट पास किया है। उस कंपोनेंट को हमने डिफरेंट टाइप का डाटा पास किया है, और वो डिफरेंट टाइप का डाटा लेके आगे जा रहा है कि चाइल्ड अपने अपने पास, एंड देन जो भी उसकी प्रॉप्स आ रही हैं, हम अब हमारे पास ऑप्शन है कि ये प्रॉप्स एज यहाँ से भी हार्ड कोड कर दें इस कंपोनेंट में, जैसे यहाँ पे डिफाइन की हुई थी, या कि किसी पेरेंट की प्रॉप्स को हम आगे पास कर दें। तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो हमने जो सीखा ये है, आज हमने कोई भी नया चीज़ नहीं सीखी, सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर कोई सब कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, देन उसके भी अंदर सब कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और ये प्रोसीजर चलता रहता है। कब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है? जब तक कि हमारा जो है सारा फ्लो सेटअप ना हो जाए। जब तक कि हमारे पास जो है जो भी हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट को डाटा होता है वो मिल ना जाए, तो हम इस तरह पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो डाटा पास करते रहते हैं। सही है। और फिर अगर हमें किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड, जैसे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो सकता है, देन उसके भी अंदर चाइल्ड कॉल हो सकता है, देन उसके अंदर चाइल्ड कॉल हो सकता है। इस तरह मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेंगे, तो अगर हमें उनके दरमियान डाटा पास करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए फिर हमें जो है देखना है कि वो करने के लिए है जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको प्रॉप्स बोलते हैं, और वो प्रॉप जो हैं जैसे एट्रीब्यूट कॉल होते हैं वैसे ये कॉल होती हैं, एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर ये जाती हैं। सर पेरेंट टू चाइल्ड देन अगेन चाइल्ड में कैसे असेस करेंगे, ये रिपीट कर दें। ओके, लेट्स सपोज के हम एक और सीक्वेंस बना लेते हैं।
हम एक कंपोनेंट बनाते हैं मजीद। सबसे ऊपर हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है, एक नया फ्लो बना लेते हैं चलो पेरेंट चाइल्ड का ना कंपोनेंट। एक फोल्डर बना लेते हैं हम, बटन वन करके एक और बना लेते हैं यहाँ पे, बटन वन। ठीक है। अच्छा जी, अब ऐप डॉट जेएस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं कि काउंटर का जो मेथड है वो लगाया जा रहा है यहाँ पे। काउंटर को हम ये सारा डाटा पास कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं अभी के लिए ये सारा यहाँ से मूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट सीखा था जिसको प्रॉप्स बोलते हैं, मैं रिपीट करने लगा हूँ सारा, आप लोग गौर से सुनिएगा। प्रॉप का कंसेप्ट क्या कहता है? इफ वी वांट टू पास data from parent component to child component, we need to use concept और props। हमें वो जो कंसेप्ट मिलता है उसे प्रोप जिसे कहते हैं वो हमें यूज करना है अगर हमें पेरेंट से चाइल्ड को डाटा कोई पास करना है, सही है। अच्छा जी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता कहता है कैसे है कंपोनेंट में? हम कोई कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, सही है। इंपोर्ट करने के लिए वो चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ डिफाइन है उसका पाथ बताते हैं, वो काउंटर के अंदर जो है वो डिफाइन है। अगर डिफॉल्ट है तो हमें ऐसा कोई रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, उस काउंटर वेरिएबल को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूँ और ये मैंने डिफाइन कर दिया काउंटर वेरिएबल। अब लेट्स सपोज मैं ये अब काउंटर वेरिएबल ऐप डॉट जेएस काउंटर वेरिएबल का पेरेंट है और काउंटर जो है बजाते खुद चाइल्ड है इस ऐप डॉट जेएस का, क्योंकि हमने इसको ऐप डॉट जेएस में कॉल किया है। इसी तरह अगर हम इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो पेरेंट है, सॉरी चाइल्ड है, और ये इंडेक्स डॉट जेएस खुद इसका एक पेरेंट है। ये जो ऊपर हमने लगाया ये पेरेंट है, ये पर्टिकुलर चीज चाइल्ड जो है वो कंपोनेंट है या टैग है। अच्छा, ये जो टैग हमने काउंटर का यहाँ पे लगाया है, अगर मैं, चूंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर पेरेंट ऐप कंपोनेंट का, तो हम इसको डाटा पास कर सकते हैं और डाटा पास करने के लिए हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट का कोई नाम होता है और उसकी कोई वैल्यू होती है। ये नाम है, ये इक्वल टू का साइन, इसकी कोई वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू जो है हम खुद से ये डिफाइन करेंगे जो कि यहाँ पे रखी गई। इसी तरह सैम्पल डाटा पास करेंगे, उसके लिए भी हम एक प्रॉप बनाएंगे। इसी तरह सैम्पल डाटा टू पास करेंगे, उसके लिए भी हमें कोई प्रॉप पास करना पड़ेगा। उसका नाम भी मैंने प्रॉप रख दिया यहाँ पे, ओके। देन सैम्पल डाटा थ्री रखेंगे, थ्री के अंदर भी ये प्रोप पास हो गया यहाँ से। तो ये सारे प्रोप यहाँ पे चल गए हमारे पास इस काउंटर के अंदर। अब अब हम आएंगे काउंटर के अंदर। अब काउंटर के अंदर भी अगर देखें तो एक बटन डॉट जेएस कंपोनेंट है जो कि चाइल्ड कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि हमने इसको काउंटर में कॉल किया है। तो जहां से फ्लो शुरू होता है, इंडेक्स डॉट जेएस पेरेंट था ऐप का, ऐप जो है पेरेंट था काउंटर का। अब काउंटर जो है पेरेंट है इस बटन डॉट जेएस कंपोनेंट का, सही है। अब जब पेरेंट है बटन तो डेफिनेटली ये अपने चाइल्ड को कोई प्रॉप पास कर सकता है। जब पास करेगा तो प्रॉप का नाम होगा, इक्वल टू का साइन, उसकी वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप कोई हार्ड कोड भी कर सकते हो और ये कोई अपने पेरेंट से पास हुई हुई प्रोब भी आगे पास कर सकता है। तो वो अपने पेरेंट वाली प्रोब्स का जो कि इसको पास हुई थी वो इसको कैसे मिलेगी, वो उसके लिए भी प्रोब्स का ऑब्जेक्ट है। इस प्रोब के ऑब्जेक्ट में इससे पास हुई हुई सारी की सारी प्रोब्स इसको इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर मिल जाएगी। हमने क्या करना है, वो पर्टिकुलर पैरामीटर उठाना है, जो भी प्रोब आप आगे पास करना चाहते हो उसका नाम लिखना है, लाइक सैंपल डाटा, और वो आप यहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब होगा क्या कि हमने जो पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे सैंपल डाटा पास किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो इसको सैंपल डाटा की के अगेंस्ट काउंटर के वेरिएबल के अंदर जाएगा, सॉरी कंपोनेंट के अंदर जाएगा।
क्योंकि वो इसकी प्रोब में मिलेगा, वो पर्टिकुलर प्रोब हम आगे एज अ वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट आने वाले कंपोनेंट को वैल्यू मिलेगी वो इसको डाटा में मिलेगी। सही। जो नेक्स्ट आने वाला अपना चाइल्ड कंपोनेंट है, उसको जिस नाम से पेरेंट में पास किया जाता है डाटा, अगर डाटा के नाम से किया गया तो डाटा से मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ से सैंपल डाटा कर रहा हूँ। सैंपल डाटा क्यों कर रहा हूँ? उसकी रीजन है, एक उसकी रीजन ये है कि जब मैंने इसको पास किया था इस चाइल्ड कंपोनेंट को, मैंने सैंपल डाटा रखा था इसका नाम। तो जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देन भी मैं एक ही वही काम कर रहा हूँ। जिस नाम से मैंने इसकी की रखी थी उस नाम से मैंने प्रोब डॉट वो पर्टिकुलर नाम लिखा है। अब आगे चूंकि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज तो मैंने यहाँ पे कर लिया, होगा क्या कि जो भी सैंपल डाटा में होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे बन जाएगा। तो वो डाटा मैं आगे पास कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो मैं की रख रहा हूँ वो डाटा की रख रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे आगे आने वाले बटन में ये डाटा मिलेगा। और ये डाटा अगर मैं यहाँ पे एक बटन है, एक और कंपोनेंट को पास करना चाहता हूँ, बटन 1 को, जो कि हमें मिलेगा यहाँ से बटन 1 की फाइल से, उसके अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ। ओके। अब मैं इसके अंदर वो डाटा पास करना चाह रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं डाटा की के अगेंस्ट ही डाटा पास कर दूं। सही है। अब मुझे इसमें कौन सा डाटा मिलने वाला है ये आप लोग मुझे बताएंगे। इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर, जो कि इस बटन डॉट जेएस के बटन 1 डॉट जेएस के अंदर जाने वाला है, इसके अंदर मुझे कौन सा पर्टिकुलर डाटा मिलेगा ये चीज आप मुझे बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे ओके, ये बटन हम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है, जस्ट फॉर टेस्ट। ओके जी। अब मुझे इस प्रोब के अंदर अगर मैं डॉट डाटा करता हूं तो क्या डाटा मिलेगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपको एक फ्लो बता देता हूं। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में हमने सैंपल डाटा पास किया, सैंपल डाटा 1 पास किया, 2 किया एंड 3 किया। फिर हम काउंटर के अंदर चले गए और उसके अंदर हमने एक बटन का कंपोनेंट कॉल किया, उससे डाटा पास किया, डाटा 1 पास किया, डाटा 2 पास किया, डाटा 3 पास किया। गॉट इट। और जब मैं इस बटन के अंदर जाता हूँ तो मैंने बटन 1 को डाटा की के अगेंस्ट डाटा पास कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओगे, और ये मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस पर्टिकुलर प्रोप्स डॉट डाटा को प्रिंट करने से मुझे कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो गया, आपको कंसेप्ट और बात समझ आ गई है। आप लोग मुझे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें क्या होगा। जी ठीक है, और कोई क्या सोच रहा है, क्या मिल सकता है?
गॉट इट। सब लोग ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही होगा कि जो भी प्रॉप्स हम वहाँ से पास कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे आगे पास हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आगे क्या करेंगे उसके लिए हम आते हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर हम आते हैं जी। अगला कंसेप्ट क्या है? आई गेस कि आप लोगों को प्रॉप की समझ आ गई होगी। उसके ऊपर हम आते हैं और यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम एक काउंटर का जो है वो बनाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन, सही है। अ, इसके अंदर जब डेट कोड काफ़ी हो गया है तो हम इसको काउंटर 1 कर देते हैं क्विकली, और ताकि हम एक अलहदा से काउंटर की फ़ाइल बना सकें और उसके अंदर काउंटर की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हम बिल्ड कर सकें। हमने इसको काउंटर 1 कर दिया एंड सो व्हाट। काउंटर डॉट जेएस के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई। यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन लिखूँगा और इसका नाम रखेंगे हम काउंटर, और ये जो है कुछ रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे ओके। अच्छा जी, मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे ऊपर स्टैंड काउंटर, उसमें वैल्यू रख देता हूँ 0। मेक सेंस? जी, वैल्यू रख दी 0। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फी का टैग यहाँ पे लगा देता हूँ। let me quickly change to React so we can code better। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फी का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर जो भी काउंटर है उसकी वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है तो हमें पता है कि ये जावास्क्रिप्ट में यहाँ लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट काउंटर इज इक्वल टू ये ओके। ये काउंटर है हमारे यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन अब डेफिनेटली ये काउंटर मुझे नज़र आएगा। मैं इसको पेरेंट के अंदर कॉल कर देता हूँ। इसको मैं अभी इस पर्टिकुलर फंक्शन को कंपोनेंट को कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहीं पे रहेगा। मैं यहाँ पे काउंटर इंपोर्ट करता हूँ, कंपोनेंट जी, काउंटर कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया। उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाटा पास किया। सॉरी, कोई भी प्रॉब हमें इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे container doesn't export। okay, let me export default counter। सही, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट काउंटर को एक्सपोर्ट कर दिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम इज दिस, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी कैन सी काउंटर वैल्यू है। जो भी हमने वहाँ पे 0 डिफाइन की थी वो यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सपोज मुझे 1 डिफाइन करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, 2 डिफाइन करता हूँ तो 2 मिलेगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि काउंटर की कोई एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके अंदर
दो बटन लगे हों हमारे पास यहाँ पे, तो फिर हम स्पैन कर देते हैं ताकि ये इनलाइन रहें। हाँ, यहाँ पे कोई बटन लगा हो और उसमें माइनस का साइन हो, देन कोई बटन लगा हो जिसमें प्लस का साइन हो। ओके, दैट्स मेक सेंस। अच्छा जी, ये हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर इसको प्लस करें और इस तरह से करें तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है काउंटर की वो डिक्रीज हो। तो हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि, और बिट पैडिंग डाल देते हैं यहाँ पे। तो जी, ये थोड़ा ऊपर से भी इसको जो है डिव को पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा ठीक रहे, नज़र आए। तो जी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ ये प्लस पे क्लिक हो और माइनस पे क्लिक हो, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये चेंज हो, ये चीज़ हम रेक्ट में बनाना चाह रहे हैं। गॉट इट। अब इसके लिए हमने आज एक कंसेप्ट सीखना है जिसको हम बोलते हैं स्टेट, और वो क्या होती है, क्यों होती है, क्यों यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे अभी। जैसे हमने प्रॉप को डिटेल में डिस्कस किया इसी तरह हम स्टेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हमें समझ में आएगी ये डिटेल क्या है और इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे हमें ये एक पर्टिकुलर काउंटर पास करना था एंड एवरीथिंग इज फाइन हेयर। अब हमें पता है यहाँ पे हम कोई ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई फंक्शंस को भी लगा सकते हैं। फंक्शन कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ, लेट्स सपोज इंक्रीमेंट हैंडलर। मैंने एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना दिया है और इस इंक्रीमेंट हैंडलर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। ऑन क्लिक क्लिक होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। हम देख लेते हैं अलर्ट लगा के ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं। इंक्रीमेंट कॉल, इंक्रीमेंट हैंडलर कॉल। ओके, इसी तरह क्विकली हम एक डिक्रीमेंट के लिए बना लेते हैं और देख लेते हैं कि वो चल रहा है या नहीं। डिक्रीमेंट हैंडलर, उसको भी बटन के ऑन क्लिक पे पास करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। इंक्रीमेंट हैंडलर कॉल, increment handler. The reason is that we didn't change the text for alert. We just did that. Decrement handler called, sorry, it should be plus, should be increment. It will be here and decrement will be on minus. Okay, तो अभी हमने क्या किया है, इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है। अच्छा, ये बटन के ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन लगाना, ये चीज़ हम ऑलरेडी भी करते आ रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी बटन है उसके ऊपर ऑन क्लिक का बटन काम करता है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता ही है कि इवेंट होता है। जैसे बटन पे क्लिक होगा तो ये फायर होता है। रिएक्ट में इसका सिर्फ ये चेंज है कि आपको इसको कैपिटल लेटर में डिफाइन करना है, सी को। उधर ऐसे भी चल जाता है लेकिन यहाँ पे हमें इसको कैपिटल लेटर में डिफाइन करना है ऑन क्लिक। अच्छा, उसके आगे हमने एक फंक्शन बनाया और इसको कॉल कर दिया, और ये एरो फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन करना सीख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए दो तरीके हैं। अगर तो ये फंक्शन कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा तो आप इसका नाम डायरेक्टली इसको पास कर सकते हो। अगर ये कोई पैरामीटर भी रिसीव कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक और मजीद एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। देन आप इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हो, इसको कोई भी डाटा यहाँ से पास कर सकते हो, 1 2 जो भी आप पास करना चाहें इसको। गॉट इट। इसी तरह यहाँ पे है कि अगर आपने इस फंक्शन को कोई डाटा पास करना है देन आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में डाटा पास करना पड़ेगा। अगर कोई भी डाटा पास नहीं करना देन आप
बगैर डाटा पास किए भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला मेथड। आप डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम पास कर दो तो आपको वो कंपोनेंट मिलता है, वो फंक्शन मिलता है। सर यहाँ तक चीज़ हमें समझ आ गई है कि हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि हम पर्टिकुलर फंक्शन को किसी बटन के क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अगर हमने उसे पैरामीटर पास करने हैं रिएक्ट की दुनिया में, तो हमें उसके लिए एक एरो फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर हमें नहीं पास करना तो डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। सेकंड में हमने नाम नहीं लिखा, आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं हमारे लिए वर्किंग में हैं, इंक्रीमेंट कार्ड, डिक्रीमेंट हैंडलर कार्ड, तो ऑल फाइन, इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम करना ये चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाह रहे हैं। ओके, हम क्या करते हैं जी, काउंटर को डेफिनेटली हमें कांस्टेंट से लेट पे लेके आना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर प्लस इंक्रीमेंट है तो +1 करना पड़ेगा, अगर डिक्रीमेंट है तो -1 करना पड़ेगा। मेक सेंस जी। इंक्रीमेंट हैंडलर कार्ड वैल्यू जो है इंक्रीमेंट की वो डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। वो कैसे हो रही है, हम क्या करते हैं, उसको अलर्ट के अंदर प्लस कर देते हैं। इंक्रीमेंट की वैल्यू 1 हो गई है, इंक्रीमेंट की वैल्यू 2 हो गई है, इंक्रीमेंट की वैल्यू 3 हो गई। अब आपने देखते जाना है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक चीज़ हम सीखने लगे हैं यहाँ पे। अच्छा, सब कुछ ओके हो रहा है, जो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज भी हो रही है, उसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे काउंटर ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर लॉजिक में, वो ये है कि हमारा पर्टिकुलर ये काउंटर वैल्यू अपडेट होने पे ये पर्टिकुलर 0 वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि हमने काउंटर वैल्यू यहाँ पे पास की है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काउंटर का वेरिएबल हमारे लिए इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगा हमारी वैल्यू को। ये चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब हमने आगे मूव करना है, और जब हम आगे मूव करेंगे, लेकिन मसला ये है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर काउंटर अपडेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, रिएक्ट विल नॉट render the component again if the variable value change। रिएक्ट का ये पर्टिकुलर रिटर्न फंक्शन दोबारा नहीं चलेगा इफ द वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। ये कंपोनेंट दोबारा नहीं चलेगा, ये रिएक्ट की लॉजिक है। मतलब आप कोई वेरिएबल बनाओगे और उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो इसके रिटर्न पे कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। उसकी रीज़न ये है कि ये पर्टिकुलर चेंज रिएक्ट जो है इस काउंटर की वैल्यू अपडेट होने से अपने इस रिटर्न के फंक्शन को अपडेट नहीं करता, इसको दोबारा रन नहीं करता। ये ओनली वंस टाइम रन हो जाता है, उसके बाद ये जितनी मर्जी आप इस पर्टिकुलर काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करते रहें, ये रिटर्न दोबारा नहीं चलता। सही है। अच्छा जी, अगर आपने इसको चलाना है, रिजेक्ट कहता है, तो फिर आपको एक कंसेप्ट की जरूरत है जिसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट क्या होती है, हालत, कंडीशन, ऐसे ही होते हैं ना, कंडीशन बोलते हैं स्टेट को, या हालत बोलते हैं उर्दू में अगर हम कह देंगे। तो हालत, स्टेट, कंडीशन किसकी, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की। रिएक्ट बोलता है अगर आपने अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्टेट को डिफाइन करना है, वो पर्टिकुलर स्टेट अगर चेंज होगी तो मैं ये पर्टिकुलर रिटर्न जो है वो दोबारा रेंडर करूंगा, जो कि अभी सिर्फ वेरिएबल चेंज होने पे ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा। रिएक्ट कहता है अगर आप ये काउंटर का सिंपल वेरिएबल बनाने के बजाय एक मेरा हाई फंक्शनल, एक मेरा मोर स्ट्रोंगर, एक मेरा जिसके अंदर ज़्यादा पावर है, वो वेरिएबल बनाओगे, रिएक्ट को कह के
कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल बना के दो, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो, तो मेरा पर्टिकुलर रिटर्न अपडेट हो। तो आपको रिएक्ट को बोलना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा वेरिएबल बना के दो, ताकि मैं वैल्यू उसकी चेंज करूँ, तो मेरा जो रिटर्न है वो बार-बार अपडेट हो। जैसे-जैसे वो पर्टिकुलर काउंटर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो, मेरा ये पर्टिकुलर रिटर्न है ये दोबारा-दोबारा चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वन टाइम चले और उसके बाद ना चले। इसका डेमो लेने के लिए हम एक लॉग लगा सकते हैं यहाँ पे और काउंटर को प्रिंट कर सकते हैं। काउंटर कंसोल और उसके अंदर हम काउंटर की वैल्यू दे सकते हैं, ओके? एंड हम देख सकते हैं कि काउंटर जो है ये कितनी दफ़ा चलता है। जैसे यहाँ पे काउंटर 0 आ रहा है, फर्स्ट टाइम चला। जी, जी। काउंटर की वैल्यू 1 हुई, काउंटर की वैल्यू 2 हुई है, तो ये कंसोल जो है ये दोबारा-दोबारा नहीं चल रहा। मतलब इस रिटर्न के ऊपर इस फ़ंक्शन से लेके इस रिटर्न तक का कोड जो है वो दोबारा-दोबारा एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा। इस वजह से जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर इश्यू आ रहा ये पर्टिकुलर इश्यू जो हमें फेस करने को मिल रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए हमें अपनी स्टेट बोलते हैं, प्रोब बोलेंगे जब एक कंपोनेंट ने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा पास करना है, उस कांसेप्ट को हम प्रोब बोलते हैं। अगर एक कंपोनेंट ने अपना डाटा अपने लिए ही सेव करना है, ताकि वो उसको यूज़ कर सके और उसकी वैल्यू चेंज होने पे हम ये पर्टिकुलर रिटर्न मेथड दोबारा चलाना चाहें, उसके लिए हमें एक पावरफुल वेरिएबल की ज़रूरत है, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। हमें एक सिंपल वेरिएबल नहीं चाहिए, एक पावरफुल वेरिएबल चाहिए, जिसकी मदद से हम ये पर्टिकुलर रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। वो पावरफुल वेरिएबल कैसे बनता है? उसके लिए हमें करना पड़ता है रिएक्ट। हमें रिएक्ट का एक जो है पावरफुल अ, टूल है यूज़ स्टेट करके, उसको जो है यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, फ्रॉम कहाँ से? रिएक्ट से, ठीक है? ये हमने रिएक्ट को बता दिया। मुझे एक टूल तुम्हारे की ज़रूरत है जिसको जो मेरे लिए एक पावरफुल वेरिएबल बना के देगा। सही है? अच्छा जी, मैं अब क्या करता हूँ पावरफुल वेरिएबल बनाने के लिए एक और अगर मुझे वो पावरफुल वेरिएबल बनाना है तो मुझे उसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, ओके? वो सिंटैक्स कैसा होता है? वो सिंटैक्स ऐसा होता है। काउंटर जो हमने सिंपल वेरिएबल बनाया है वो पावरफुल वेरिएबल नहीं है, हम पावरफुल वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाएँगे? हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं काउंटर 2 के नाम से, ओके? और हम उसका काउंटर 2 के नाम से वो वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल में 0 सेट कर देते हैं, ओके? अब हम अ, ये एक सिंटैक्स है पावरफुल वेरिएबल बनाने का। उसका तरीकाकार क्या है? आपको एक कांस्टेंट बनाना है, ये जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं, कांस्टेंट बना लो, लेट बना लो, var बना लो। हम एक कांस्टेंट बनाएँगे, देन आप एक एरे बनाएँगे, रे बनाएँगे ऐसे। क्यों रे बनाएँगे? क्योंकि यूज़ स्टेट जिसकी मदद से हम पावरफुल वेरिएबल बनाते हैं, वो पावरफुल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिएक्ट हमें देता है। उस फंक्शन को हम यूज़ स्टेट करके ऐसे कॉल करते हैं। चूँकि एक फंक्शन है तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में कॉल किया। अब इसके अंदर हम वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे जो हम चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, जो कि हम नहीं बना रहे, जो कि रिएक्ट हमें बना के देगा। इसके अंदर वैल्यू डिफ़ॉल्ट में इंसर्ट कर दी जाए। वो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया जी ये पर्टिकुलर काउंटर जो है वो की वैल्यू अब जो भी वैल्यू 0 होगी वो इस काउंटर 2 में आ जाएगी, सही है? अब हमें इस काउंटर को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो कि हमें रिएक्ट दूसरे फंक्शन में देता है, सही? यहाँ पे आएँगे, इसको अब करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कोड है ये जो स्पैन है, ये बटन भी लगाने पड़ेंगे ना हमें। तो हम यहाँ पे एक एचआर
हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और उसके नीचे हम अपना कोड यहाँ पे कर लेते हैं। दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब इस काउंटर के अंदर, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जो डिफरेंस है ये है रिएक्ट यूजिंग रिएक्ट स्टेट। अभी हम जस्ट कोड करते हैं, फिर आपको मैं इसका बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। यूजिंग सिंपल वेरिएबल। जी, अब हमने यहाँ पे चूंकि काउंटर 2 का वेरिएबल है जो हमने स्टेट से बनाया है, और ये दो फंक्शन हम ऑलरेडी बना के हैं, ये पर्टिकुलर हम अपडेट कर रहे हैं इसको। अगर हमें यही काम अपने स्टेट वाले वेरिएबल को अपडेट करने के लिए करना है, तो उसके लिए हमें ये सेकंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये यूज़ स्टेट हमें प्रोवाइड करता है। सही है? इसके अंदर हम इस काउंटर की वैल्यू के अंदर एक इज़ाफ़ा करेंगे एंड देन यहाँ पे इसमें एक माइनस करेंगे। सही है? एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे काउंटर 2 देखेंगे और यहाँ पे सिंपल काउंटर है। ओके? तो जी, अब हम देखते हैं जी हमारे पास क्या हैपन होता है। तो जी, इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, मैंने काउंटर के ऊपर प्लस किया, लेट मी हाइड क्विकली अलर्ट, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके। मैंने क्या किया जी, यूजिंग सिंपल वेरिएबल, इसमें इंक्रीमेंट करूँ व्हाट इट, या इसमें इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने सेम फंक्शन कॉल किया, दोनों में वो इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं प्लस करता हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे-जैसे प्लस करता हूँ ये इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे-जैसे माइनस करता हूँ तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर के वेरिएबल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, हालाँकि इसकी वैल्यू को भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट जो है, और आप ये चीज़ देखेंगे कंसोल भी यहाँ पे आपको बार-बार चेंज होते नज़र आएँगे। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे, सॉरी, यहाँ पे दोनों पे काउंटर लगा हुआ है, काउंटर 2 आएगा यहाँ पे। ये काउंटर 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर जो है, ये अपडेट इसकी अपडेटेड वैल्यू हमें नहीं मिल रही, यानी कि इसकी अपडेट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा जी, सिंपल सिनेरियो क्या बनाया है कि अगर हमें ये पर्टिकुलर रिटर्न हमें अपडेट करना है, उस वेरिएबल को अपडेट करना है बाय फ़ोर्स खुद से, तो हम अगर अपना एक वेरिएबल बनाएँगे, जो कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से हम बनाते आए हैं, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल हमारे कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट नहीं कर सकता। वो हमारे कंपोनेंट के रिटर्न को दोबारा नहीं चला सकता। मैं इसको दोबारा क्यों चलाना चाहता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे काउंटर को प्लेस किया है, और काउंटर जब अपडेट नहीं होता, तो हमारा जो पर्टिकुलर वैल्यू है, वो हमें यूज़र को अपडेटेड वैल्यू नज़र नहीं आती है। सही है? मैं चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर रिटर्न दोबारा-दोबारा से चले। ये दोबारा-दोबारा कैसे चल सकता है? उसको चलाने के लिए हमें एक पावरफुल अ, वेरिएबल की ज़रूरत है, जो कि सिंपल जावास्क्रिप्ट से नहीं बनता। वो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए रिएक्ट हमें एक फंक्शन देता है यूज़स्टेट। यूज़स्टेट रिप्रेज़ेंट करती है कि अगर आपने कोई ऐसे पावरफुल वेरिएबल्स बना के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में सेव रखने हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसके अंदर डाटा सेव रखते हैं। अब कौन-सा डाटा इस वेरिएबल में आपने सेव करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। अच्छा, ये ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है, ये कोई अ, ये कोई नेम हो सकता है। नेम को सेट करने के लिए आपको सेट नेम का फंक्शन बनाना चाहिए। अब नेम है तो ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कौन-सी दोगे। ये कोई एज हो सकती है, एज को करने के लिए आपको यहाँ पे एज डिफाइन करनी पड़ेगी, और एज जो है वो इंटीजर में होती है। ये कोई यू कैन से कि प्राइस हो सकती है, श्योर। एंड प्राइस को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देंगे ऐसा। ओके,
तो ये जो यूज़ स्टेट की मदद से हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वो कहता है कि जब मैं वेरिएबल बनाऊँगा, जैसे ये असाइनमेंट कर रहा है ना, हम इक्वल टू के बाद वैल्यू साइन करते होते हैं। वो कहता है कि ये जो आप वेरिएबल बनाने लगे हो इक्वल टू के बाद, जो कि आप खुद से नहीं रिएक्ट को बोल रहे हो मुझे वेरिएबल बना के दो, उस वेरिएबल में किस तरह का डाटा डालना है, वो डाटा इसको इसके पैराम में पास करो यूज़ स्टेट के। मैंने 0 पास करूँगा तो वो 0 इसमें डाल देगा, मैं नवीद पास करूँगा, वो नेम में नवीद डाल देगा, मैं 18 पास करूँगा, वो एज में 18 डाल देगा, वो पर्टिकुलर 3 पास करूँगा, वो प्राइस में 3 पास कर डाल देगा, सही है? अगर हमने इस पर्टिकुलर अब डेफ़िनेटली जब मैं इस काउंटर की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं कि उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने खुद से ये वेरिएबल नहीं बनाया, हमने रिएक्ट के थ्रू ये वेरिएबल बनाया है, तो हम फिर रिएक्ट को बोलते हैं कि इसकी वैल्यू को अपडेट करो। उसके लिए हमें यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में एरे के दूसरे पैरामीटर में रिएक्ट जो है हमें एक फ़ंक्शन देता है, उस कॉल बैक फ़ंक्शन, उस फ़ंक्शन को हम यूज़ करते हैं और उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करते हैं। जैसे काउंटर 2 को हमने यहाँ पे अपडेट किया, गॉट इट? तो ये छोटा-सा कांसेप्ट है। अगर हमने कुछ डाटा रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर सेव करना है, जिसकी वैल्यू अपडेट करने पे आप चाहते हो कि आपके कंपोनेंट का रेंडर दोबारा से चले, आपके कंपोनेंट का रिटर्न दोबारा से चले, उसके लिए हमें सिंपल वेरिएबल नहीं बनाना, हमें एक स्टेट बनानी है रिएक्ट की। वो स्टेट जो है जब अपडेट होगी उसका फ़ायदा ये है वो पर्टिकुलर रिटर्न बार-बार चलाएगी। आपको बार-बार बात एक ही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये बात अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से स्टेट काम करती है। अब आप लोग बताएँ कि आपको क्या समझ में आया है, क्या मुश्किल लगा है ताकि हम उसको रिपीट कर सकें एंड मूव फॉरवर्ड कर सकें? स्टेट क्या होती है, प्रोब क्या होती है? प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग मुझे पिंग कर दें। यार ऐसा तो ना करें। अगर समझ नहीं आई फिर भी बताएँ, अगर समझ आई है फिर भी बताएँ। दैट्स ग्रेट एक्चुअली कुछ लोगों को समझ आ गई है। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट इन द सेंस के थोड़ा सिंटैक्स न्यू है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम स्टेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों नहीं वेरिएबल इस बना रहे। हालाँकि वो काउंटर 2 भी एक वेरिएबल है, फिर हमें क्यों काउंटर 2 वेरिएबल एक रिएक्ट के कंसेप्ट के थ्रू बनाना पड़ा है, खुद से क्यों नहीं बना रहे, उसके ऊपर हमने ये सारे डिस्कशन किए। अ, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आज के लिए सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये काउंटर की वो जो एप्लीकेशन है, वो आप लोग ट्राई करोगे खुद से बनाने के लिए या फिर मैं ये कोड भी अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ आप देखें। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट ही है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी हो जावास्क्रिप्ट, बस थोड़ा ये स्टाइल चेंज किया हमने। बाकी ये फ़ंक्शन वगैरह ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं, ये फ़ंक्शन क्या होता है, ये फ़ंक्शन क्या है, इसको ये पैरामीटर जा रहा है। अगर हमने वैल्यू लेनी है, वो कैसे लेनी है, फ़ंक्शन को कोई प्रॉप कैसे पास करते हैं। छोटे-छोटे सिंटैक्स हैं, वो 2-4 दिन काम करेंगे, आप समझ जाएँगे, बाकी तो सारी जावास्क्रिप्ट ही है। ये वेरिएबल क्यों बनाया है, लेट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो जावास्क्रिप्ट में होती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज़ जो है हम सुबह देखेंगे कि अपना कैसे कैरी ऑन करना है इसको।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आज जो हमने लर्न किया है, प्रोब किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज स्टेट रेदर देन वेरिएबल, वो सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। देन सुबह हम फिर जो है करेंगे। बुक मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज ना, हमारे पास है एक बुक, उसको मैं देख के वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको फिर आप रेफ़र कर लीजिए, वो इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ग्रेट। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई चीज़ के साथ। देन हम सुबह डिस्कस भी करेंगे अपनी कि अब हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगी एंड ऑल ऑल अबाउट। तो लेट्स सी, हैव अ गुड डे।